ओके, आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? ओके, तो हमने सुबह वाली क्लास में देख लिया था जो हमारा कम्युनिटी स्ट्रक्चर था, उसके बारे में हमने देख लिया था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन देख लिया था हमने। सर जो वो हेलो? ग्रुप पे क्वेश्चन था आर स्ट्रेटेजिस्ट वाला, वो एक बार समझा दीजिए। अच्छा हाँ, वो वाली क्वेश्चन ना। उस पे देखिए, उस पे कल मैंने एक्सप्लेन तो मैंने किया था, लेकिन अब उस टाइम पे लिखाते वक्त मैंने शायद इटेरो पेरस लिखवा दिया था। देखिए क्या होते हैं जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, ठीक है। नहीं सर, जब आपने कल समझाया था ना, तब भी आपने आर इटेरो पेरस ही स्ट्रेटेजिस्ट को बताया था। हेटेरोपेरस से। यस सर। अच्छा, देखिए आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड, मुझे लगा मैंने समझाते वक्त आपको ये बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आपके प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। लेकिन शायद दिखाते वक्त मैंने आपको, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए क्या है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो हैं, इनकी लाइफ साइकिल आपकी बहुत ही कम होगी, ठीक है, कंपेयर टू द के सेलेक्टेड वन, दे हैव शॉर्ट लाइफ पीरियड। ओके, तो जब शॉर्ट लाइफ पीरियड है तो क्या होगा, साथ ही साथ इनमें जो आपकी नेचर आपको दिखेगा इनमें रिप्रोडक्शन का, वो आपको जिनमें मिलता है सेमल पेरस। ओके, क्यों होगा सेमल पेरस, यही डाउट है? यस सर। ओके, सेमल पेरस क्यों होगा? तो देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके लाइफ टाइम भी कम है, ठीक है, प्लस उसका जो इन्वायरमेंट है वो काफी अनसर्टेन है, ठीक है, तो काफी जब अनसर्टेन है और अपने स्पीसीज को अगर उसे आगे लेकर जाना है, तो क्या होगा कि जब अनसर्टेन इन्वायरमेंट होगी तो कैलेमिटी भी ज्यादा होगी। ओके, मैंने आपको बताया था डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन होती है। यस सर। ओके, तो जब डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन होगा तो यहाँ पे कब क्या अनहोनी हो जाए ये आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अपने स्पीसीज को आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा, इसको प्रोड्यूस करना होगा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ताकि अगर कुछ मर भी जाएं तो क्या हो, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो स्पीसीज को आगे लेकर जाए, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओके, ये कब पॉसिबल हो सकता है, अब ये सेमल पेरस है, सेमल पेरस है, इसका मतलब एक ही बार आपका लाइफ साइकिल में रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल भी छोटी है, ठीक है। तो क्या करेगा, इनका जो क्लच साइज होगा, मतलब क्या है क्लच साइज का, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये वन टाइम में आपका रिप्रोड्यूस करके ऑफ स्प्रिंग को राइज करवा रहा है, ठीक है। तो क्लच साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली लार्ज होगा ये, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो चूहा होता है, ठीक है, चूहा होता है या सैल्मन फिशेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक टाइम पे काफी ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, या तो फिर अंडों को आपका प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपका कैलेमिटी आ रहा है उसको कंपनसेट कर लेगा वो, ठीक है। लेकिन जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती हैं ये क्या होंगी, इटेरोपेरस होगा। क्यों इटेरोपेरस है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल जो है ये आपका क्या होगा, लार्ज लाइफ साइकिल है, इनमें शॉर्ट लाइफ साइकिल है। ओके, तो जब लार्ज लाइफ साइकिल है तो ये अगर लार्ज लाइफ साइकिल है तो क्या कर सकते हैं, ये
ये जो एक बार में प्रोड्यूस कर रहा है ये कई बार में वो प्रोड्यूस करके कंपनसेट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इनमें आपका स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो इनको फिक्र नहीं होती है कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग है वो वाइबल होंगे या नहीं वाइबल होंगे। ओके, अगर एक बार नहीं वाइबल होंगे तो दूसरी बार वाइबल होंगे, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लच साइज काफी कम हो जाता है। जैसे कि ह्यूमंस में देख लीजिए, एक बार में एक ही बच्चा होता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूजुअल क्या है, सिंगल, ठीक है। क्लच साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगी। प्लस यहाँ पे जो रेगुलेशन होता है वो होती है डेंसिटी डिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंड करता है कि अगर ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तब जाके कैरिंग कैपेसिटी वहां पे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर कैरिंग कैपेसिटी के अबव चला गया तब जाके वहां पे पॉपुलेशन रेगुलेट होगी, ओके। और यहां पे वैसा कुछ नहीं होता। अब क्लियर हो पाया? यस सर। मैंने शायद आपको यहीं पे थोड़ा सा, ये मैंने आपको बताया होगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पे बस आपको शायद गलत बता दिया होगा, ठीक है। उस टाइम मेरे दिमाग से उतर गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने याद करा दिया तो सही है, एग्जाम में गलत बच गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ओके। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? हेलो, क्लियर है अभी सभी को ये? हेलो, किसी को डाउट है और यस किसी सर, को इसमें? क्लियर है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था आपका कम्युनिटी स्ट्रक्चर देख लिया था। अब क्या है कि जितने सारे जो हमने कम्युनिटी स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, उस कम्युनिटी स्ट्रक्चर को बताने के लिए फिर आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स फॉर कैरेक्टर्स यूज टू डिस्क्राइब द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था उनसे भले ही आपको क्वेश्चन ना मिले, ठीक है, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला कैरेक्टर्स, ठीक है, आप जो सुबह मैंने बताया है वो आप रिवाइज ना भी करें तो चलेगा, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि किस तरह से कैरेक्टर्स होते हैं उनमें, ठीक है, किस तरह से कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट होती है आपकी पॉपुलेशन से। लेकिन ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो इसको भूल के भी भूलिएगा नहीं, ठीक है, हमेशा याद रखना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स विच यूज टू डिस्क्राइब द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, कौन कौन से हैं कैरेक्टर? तो जो कैरेक्टर हैं वो यूजुअली आपके जो ये कैरेक्टर हैं ये आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक है आपका एनालिटिकल कैरेक्टर, और दूसरा है आपका सिंथेटिक कैरेक्टर, एक है आपका एनालिटिकल कैरेक्टर और दूसरा है आपका सिंथेटिक कैरेक्टर। क्या है ये एनालिटिकल कैरेक्टर? क्या होते हैं? दीज आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दीज कैरेक्टर्स आर क्वांटिटेटिव। मतलब क्या है? एनालिटिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जिन्हें हम एनालाइज कर पाए, ठीक है, सोच पाए, समझ पाए, कैलकुलेट कर पाए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एनालिटिकल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और वो जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोग किन बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो है वो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी,
क्वालिटी के बेसिस पे कि वो अच्छा है बुरा है, ठीक है, क्या उसका नेचर है, उस पे अगर हम लोग बताएं किसी भी चीज की, अगर हम लोग क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, कि ये फाइन है, सुपर फाइन है, ठीक है, गुड है, बैड है, ठीक है, तो ये क्या हम लोग बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव ये क्या है, व्हेन वी डिस्क्राइब और दी क्वांटिटी कि कितना है वो, ठीक है, नंबर्स में हम लोग जब बताएं कि 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो क्वांटिटी में जब बताएं तो वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव हो जाएगी। और जो क्वालिटेटिव है वो क्या है, जब हम लोग क्वालिटी पे डिस्क्राइब करें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई वेजिटेशन को बताना हो कि ये कैसा है, ठीक है, स्टेबल है, नॉन स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव। और अगर आपको पूछा जाए कि इस कम्युनिटी में कितने स्पीसीज और कितने पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, क्वांटिटेटिव। ओके, क्लियर है सभी को ये दोनों पॉइंट? यस सर। ओके, जो सिंथेटिक कैरेक्टर हैं ये क्या होते हैं, दीज आर कैरेक्टर्स विच आर डिराइव फ्रॉम एनालिटिकल कैरेक्टर। वैसे कैरेक्टर जिनको हम लोग एनालिटिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो उनसे डिराइव्ड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर। जब हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल तब और भी क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है इनमें, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर सबसे पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होता है कि नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स, number of sampling units in which a particle species occurs, particular species occurs। ओके, क्या बोल रहा है इसमें कि कितने नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट, क्या होती है सैंपलिंग यूनिट्स। मान लीजिए अगर आप किसी जंगल में गए, ठीक है, तो जंगल में अगर आपको पता करना है कि ये जो कम्युनिटी है यहाँ पे, जंगल तो एक फॉरेस्ट तो एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है, तो उसमें अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे कितने टाइप ऑफ स्पीसीज मिल रहे हैं, कैसे स्पीसीज मिल रहे हैं, तो आप तो पूरा जंगल ढूंढिएगा नहीं, या फिर पूरा जंगल छान मारेंगे, पूरा जंगल छान मारा जा सकता है स्टडी के लिए, पॉसिबल है ये? नो सर। नहीं पॉसिबल, पॉसिबल है लेकिन जो साइंटिफिक वे है उसके हिसाब से फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है, आपको जो स्टडी करनी है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ जो रिसर्च है वो आपका काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो मेन जो आपको लेबर चाहिए वो आपको काफी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम ऑफ आवर्स आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिसर्च होती है वो इन 3 फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप आगे जाकर रिसर्च ऑप्ट कीजिएगा, ठीक है, एमएससी के बाद, तो इन 3 चीजों पे काफी ज्यादा फोकस होता है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ रिसर्च कम किया जाए, ठीक है, साथ ही साथ टाइम ऑफ रिसर्च कम किया जाए। इसीलिए तो जाकर ड्रोसोफिला को यूज किया जाता है, या तो फिर पी के सैंपल की जगह हम लोग ड्रोसोफिला यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी कम होती है, काफी कम टाइम देना पड़ेगा, इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपका कितना टाइम लग रहा है, कितना आपका कॉस्ट उस पर लग रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में हमेशा रखा जाता है रिसर्च के दौरान, ठीक है। तो उसी तरह सैंपलिंग की जाती है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा बड़ा आपका एरिया हो तो उसको स्टडी करने के लिए सैंपलिंग की जाती है। कैसे सैंपलिंग की जाती है? एक होता है आपका क्वाड्रेट मेथड, ठीक है। क्या किया जाएगा, आपकी जो फॉरेस्ट फ्लोर है उस पर इस तरह का क्वाड्रेंट टाइप का एक बॉक्स टाइप का होता है, रिंग होता है ये एक्चुअली, इसको क्या किया जाएगा, एक एरिया पे रख दिया जाएगा। उस एरिया में देखा जाएगा कि कौन कौन से प्लांट इस रिंग के अंदर आपके आए हैं, ठीक है, और उन प्लांट्स को क्या किया जाएगा, एक पेपर में नोट डाउन कर लिया जाएगा। ओके,
ठीक है। अब मान लीजिए इस जगह पे आपको 5 स्पीसीज मिली है, ठीक है, 5 स्पीसीज मिली है, ए बी सी डी। ओके, दूसरे जगह पे ले जाके हम लोग कुछ दूर दूर जाकर आपका फिर से एक सैंपल यूनिट लिए, सैंपल एक जगह क्वाड्रेंट रखें, यहाँ पे फिर से देखा गया, ठीक है, स्पीसीज को देखा गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 15 स्पीसीज मिली। ओके, यहाँ पे 15 स्पीसीज मिला है। कौन कौन सा? ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, इस तरह से 15 स्पीसीज मिल गई, ठीक है। अब तीसरा जगह सैंपल लिया गया, यहाँ आपको 10 स्पीसीज मिली, ठीक है, 10 प्लांट स्पीसीज मिली, ठीक है। अब आपको बोला गया कि बताइए जो स्पीसीज ए है, ठीक है, जो स्पीसीज ए है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो स्पीसीज ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपका 3 सैंपल यूनिट यहां लिया गया है, ठीक है, 3 सैंपल यूनिट जब लिया गया है और तीनों में आपको क्या है, ए बी सी, ए जो सैंपल है आपका, ए जो स्पीसीज है ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यूज होता है आपका ये, फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ये, और हमेशा परसेंटेज में आएगी, ओके। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, कॉलेजेस में ये प्रैक्टिकल तो करवाया जाता है कितने लोगों ने किया है ये प्रैक्टिकल? अच्छा, आप लोग तो प्रैक्टिकल कहाँ से किया है? फर्स्ट ईयर में था ना सर ये तो। फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट ईयर में था आपका? हाँ, फ्रीक्वेंसी Yes, फर्स्ट sir. ईयर में। अच्छा, सर इकोलॉजी में चलिए करवाया लास्ट, गया था। हाँ चलिए ठीक है, करवाया गया तो सही है। कई यूनिवर्सिटीज में ये आपका 5th सेमेस्टर में होता है, ठीक है। डीयू में तो फर्स्ट ईयर में ही है। फाइनल ईयर में। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो यहाँ से समझ लें, ठीक है, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड, या तो फिर स्पीसीज इज प्रेजेंट, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। स्टडी, ओके, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडी जो आपका किया गया वो आपका बताएगा। ये जब रेशियो लेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितने सैंपल में मिला है, 3 में, और टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स क्या है, 3 इंटू 100%, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, 100%, ओके। फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी में आपको बोलता कि फ्रीक्वेंसी बताइए जी की क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल स्पीसीज जी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने सैंपल में आपको मिला है, सिर्फ एक सैंपल में मिला है, सैंपल जो आपकी बी है, ये सेकेंड सैंपल जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे होगा या फिर इसमें भी होगा, 10 स्पीसीज अगर लिखे 10 तक अगर काउंट करेंगे दो तो में कौन सा होगा लेटर सर। आएगा आपका, दोनों होगा, ठीक है। आपका सेकेंड एंड थर्ड बोथ होगा, ये फर्स्ट सैंपल है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड सैंपल है, ये आपका थर्ड सैंपल है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, जो आपका नहीं मिलेगा उसको काउंट नहीं करना है, ओके। तो कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे अराउंड 66.66 या तो फिर 66.7% लिखिए, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सभी को? तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? ये तो अब क्या है, ये जो थी, ठीक है, इनको क्या किया गया, वर्ल्ड वाइड यूज आपका जो स्टडी किया गया तो उसमें रॉन्कियर, ठीक है,
रोंकियर्स 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस। में इसको आपका क्लासिफाई किया गया, ठीक है। क्या क्लासिफाई किया गया कि कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या किया गया, डिफरेंट क्लासेस बनाए गए, ठीक है। क्या है वो फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले इधर देखिए, इधर आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे फ्रीक्वेंसी क्लास क्या होगी, ओके। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आता है आपका 0 to 20, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा बिलोंग करेगा, वो स्पीसीज आपकी बिलोंग करेगी फ्रीक्वेंसी क्लास ए में, ओके। उसके बाद अगर 20 टू, या तो 20 बोल रहा हूँ, 21 to 40 होगी, ठीक है। आपका 20 का मार्जिन है आपका सभी में, ठीक है। और इसको क्लासिफाई किया गया कितने क्लास में, 5 क्लास में, ठीक है। ओके, और इस तरह से क्या किया जाता है, जो स्पीसीज होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी क्लास से, कि ये स्पीसीज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ओके, मोस्ट एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर स्पीसीज जो है, अगर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज उस स्पीसीज का 41 to 60% है इन ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी क्लास में जाएगी, ओके। तो आपको याद रखना है रोंकियर 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस ए बी सी डी। ई जो है वो मैक्सिमम अगर है आपका फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, तो वो किस में आएगा, ई में आएगा, और 20 का मार्जिन है सब में, ठीक है। तो अगर उसके बाद अब कोई भी पूछे, अगर 40 पूछे, तो आपको 40 क्या है आपका सेकेंड मार्जिन में आ रहा है, ठीक है, 0 to 20, 21 to 40, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। यस सर। अगला जो है, अगला है आपका डेंसिटी। जो डेंसिटी हमने पहले देखा था बिल्कुल उसी तरह है ये भी, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन की जगह पे कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है आपका करेक्ट डाटा नहीं दे पाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग एरिया को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नॉट गिव करेक्ट डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों करेक्ट डाटा नहीं दिए पाता है आपका, क्योंकि हम लोग एरिया को कंसिडर नहीं करें। एरिया को जब कंसिडर नहीं कीजिएगा, तो मान लीजिए जो एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आपका कम्युनिटी एग्जिस्ट करे, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था डिस्पर्सन में, एक आपकी बताई थी रेगुलर, एक बताया था, और दूसरा क्या था, तीसरा क्या था आपका, बताइए, भूल गए सब। क्लम्प्ड डिस्पर्शन। क्लम्प तो दूसरा हो गया, लास्ट वन क्या था, रैंडम। सर रेगुलर, रैंडम एंड क्लम्प्ड बताया था ना। रेगुलर, रैंडम एंड क्लम्प, तीन बताए थे। हाँ, रेगुलर, रैंडम एंड क्लम्प, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होती है वो क्लम्प्ड होती है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो आपका देखा जाता है यूजुअली नेचर में, ठीक है। तो एक कोई पार्टिकुलर स्पीसीज जो है अगर इस रीजन में प्रेजेंट है, तो वो हो सकता है यहाँ पे ना प्रेजेंट हो, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो। और अगर हम लोग सैंपलिंग जो किए, मान लीजिए उसकी एरिया इतनी ही है, ठीक है, वो आपका इस एरिया पूरा को नहीं कवर कर पा रहा है, तो ये तो स्पीसीज उसमें नहीं आएगी, ठीक है।
फिर जाके हम लोग यहाँ पे लेंगे तब जाके वो आएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल जो आपकी करेक्ट डाटा है, एक्चुअल डाटा जो है वो आपका इंटरप्रेट नहीं कर पाता फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग लेते हैं डेंसिटी। ओके, और डेंसिटी में हम लोगों को पता है क्या होता है, नंबर पर यूनिट एरिया हम लोग बताते हैं। ओके, ठीक है, क्या होती है डेंसिटी, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी आपका दिएगा टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आपकी डेंसिटी आपकी देगी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of the species in all sampling units। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपके सभी सैम्पलिंग यूनिट को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर नहीं, सभी को, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आपका स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जब अगर मान लीजिए अगर सिर्फ एक को करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वही होता कि आपके अगर इसमें जो प्रेजेंट है वो आपको नहीं पता चलता है, इसमें सिर्फ हम लोग जब कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम लोग डेंसिटी कंसिडर करेंगे तो हमें आइडिया मिल रहा है कि वो स्पीसीज प्रेजेंट है उस पार्टिकुलर कम्युनिटी में, भले वो डिफरेंट यूनिट में प्रेजेंट है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ पे सारे एरिया को कंसिडर किया गया। ठीक है, ओके, क्लियर है, डेंसिटी सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ स्पीसीज आपका सी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को काउंट करना पड़ेगा क्या, सी के स्पीसीज कितने हैं यहाँ पे प्रेजेंट। मान लीजिए यहाँ पे आपको मिला है सी स्पीसीज का 10 मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मिला है 3 मेंबर्स, यहाँ पे मिले हैं आपको 10 मेंबर्स। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपकी हो जाएगी 23/3। ओके, इसका मतलब है कि डेंसिटी जो है ये आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी बता रहा है। ओके, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ of the species in the community। ओके, क्लियर है, हेलो, यस सर। तो ये आपका हो गया डेंसिटी। अब डेंसिटी के बाद जो अगला है कैरेक्टर, वो क्या है आपका, अबंडेंस। एबंडेंस, तो एबंडेंस क्या बता रहा है, एबंडेंस बता रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अक्रेंस। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज ऑफ ए स्पीसीज पर सैम्पलिंग यूनिट एरिया। और सैम्पलिंग यूनिट एरिया ऑफ अक्रेंस किस तरह निकालते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है अबंडेंस का, सिंपली अगर पूछा जाए कि अबंडेंस आपको क्या आइडिया दे रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा प्रेजेंट है।
ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जो कि हमने देखा था डोमिनेंस में, जो जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा वो उतना ज्यादा डोमिनेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है। एबंडेंस क्या बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, मान लीजिए एक सैंपल जो आपको मिला है, एक सैंपलिंग यूनिट में आपको सैंपल ए मिले हैं 3, सैंपल बी जो है आपको 2 मिला है, सैंपल सी जो है आपको मान लीजिए कितने, 1 मिला है, और सैंपल डी जो है वो आपको 4 मिला है। तो इसमें सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा स्पीसीज होगा? जो आपका सैंपल ए है। ओके, इंडिविजुअल, सर ये डेंसिटी से हाँ, कैसे अलग है? डेंसिटी से कैसे अलग है? यस सर। डेंसिटी से आपका ये अलग होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन ऑल द सैंपलिंग यूनिट और टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स स्टडीड, कि ये आपका डेंसिटी हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे सैंपलिंग यूनिट्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर सैंपलिंग यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे सिंगल सैंपलिंग यूनिट होगी। ओके, आपका डेंसिटी में क्या लिखवाया है मैंने? डेंसिटी टोटल नंबर न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इन ऑल सैंपलिंग यूनिट, टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स। एक मिनट चाहिए, इसको चेक करने दीजिए थोड़ा। ये आपका डेंसिटी और एबंडेंस, वहां पे भी आपको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बता रहा था, और ये भी आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। दोनों तो आपके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ही बता रहे हैं, अबंडेंस और ये दोनों। हेलो, यस सर। ओके, तो ये आपका डिफरेंस फिर कैसे आएगा? डिफरेंस क्या होगी दोनों में? एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। अगर डेंसिटी की बात करें तो हम लोग बता रहे हैं कि कितना आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, और एबंडेंस बता रहे हैं आपका कि वो स्पीसीज कितनी अबंडेंट है। हेलो, हेलो, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर डेंसिटी में ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स है, और दोनों में abundance में सैम्पलिंग यूनिट है। क्या एबंडेंस में क्या है? सर पर सैम्पलिंग यूनिट है। हाँ, एबंडेंस में पर सैंपलिंग यूनिट होगा, और यहाँ पे ऑल सैंपल यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पे तो फिर तो डिवाइड तो आपका नंबर ऑफ टोटल सैंपलिंग यूनिट कर दिया गया है ना, तो पर सैंपल यूनिट ही आपका आएगा वैल्यू। ये समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे जब हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड कर दिए तो आपकी in the especially in the sampling unit,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज पर सैंपलिंग रिलेटिव यूनिट। बताता है ना। सर डेंसिटी में नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स टोटल लेते हैं और एबंडेंस में टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर, जिसमें जो स्पीसीज मिलेगी बस उन्हीं को कंसीडर करेंगे। क्या बोला, फिर से बोलिए। एबंडेंस में क्या करेंगे हम लोग? एबंडेंस में अच्छा, हम लोग हाँ, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड, जिसमें यस यस स्पीसीज यस यस, होगी ठीक है वही ठीक है, समझ रहा, ठीक है ठीक कंसीडर है ठीक है करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे ये सैंपलिंग हम लोग की, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मान लीजिए जो लास्ट ये जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए, अच्छा जी केवल यहाँ पे अगर मान लीजिए स्पीसीज एम के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एम आपका सिर्फ एक सैंपल में ही प्रेजेंट है, ठीक है, और जो डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो डिवाइड करेंगे सिर्फ हम लोग सिर्फ 1 से यहाँ पे, जब एबंडेंस हम लोग करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर, ओके, लेकिन डेंसिटी में क्या था, डेंसिटी में आपका टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट जितने भी आपके स्टडी किए गए हैं, ठीक है, उन सभी को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है सभी को, ठीक है, चाहे वहां पे मिले या ना मिले, ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका यहाँ पे सेलेक्टिव यहाँ पे बता रहा है नंबर, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो आपका डेंसिटी है ये आपका पूरे कम्युनिटी का बताएगा, ओके। क्लियर हुआ अभी आपको? दीप्ति, किन्होंने पूछा था? यस सर। ओके, ये आपका मेजर डिफरेंस है के बीच में, एबंडेंस और डेंसिटी के बीच में, ठीक है। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है वो है आपका कवर। कवर ये क्या होती है? एरिया ऑक्युपाइड बाय द प्लांट। दिस इज एरिया ऑक्युपाइड बाय प्लांट। कितना एरिया आपका प्लांट कवर कर रहा है, और खास करके प्लांट का कौन सा पार्ट? आपका हर्बेशियस पार्ट, या तो फिर हर्बेज बोलिए, ठीक है, हर्बेज कवर, ठीक है, जो उसके पत्ते हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, लीव्स है, स्टेम है, ब्रांच है, ठीक है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो आपका क्या बताएगा? वो आपका कवर बताएगा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? इसकी डेफिनेशन होती है दी एरिया ऑफ ग्राउंड ऑक्युपाइड बाय द occupied by the above ground plant, above ground parts, above ground parts of plants, okay? जो आपके ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है आपका प्लांट का, वो कितना टोटल एरिया कवर कर रहा है, आपका एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कवर बोलते हैं, ठीक है। अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट से क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका लीव्स, स्टेम, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, जो हम लोग विच कैन बी व्यूड फ्रॉम अबव, ओके, व्यूड फ्रॉम अबव, जो आपका ऊपर से हम लोग देख सकते हैं प्लांट में, उनको जब हम लोग देखेंगे वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो आपका क्या बताएगा? कवर बताएगा, ठीक है। इसके जस्ट आपका एक कॉन्ट्रास्टिंग होता है आपका बेसल एरिया।
ये क्या करेगी, ये आपका बताएगा, ये आपका बताएगा एक्चुअल एरिया पेनिट्रेटेड बाय द प्लांट, एक्चुअल एरिया विच इज penetrated by the plant stem. ओके, कितना आपका एरिया जो है लैंड का जो एरिया है वो आपका स्टेम जो कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है वो आपका क्या होगा बेसल एरिया होगा। ये हम लोग कब डिटरमाइन कर सकते हैं, आफ्टर क्लिपिंग ऑफ द लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस, आफ्टर क्लिपिंग ऑफ मतलब कि जो आपका ब्रांचेज हैं लीव्स हैं उनको जब हम लोग आपका ट्रिम कर दें प्लांट से, ठीक है, क्लिपिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम। ओके, तो ये आपका क्या बताएगा, बेसल एरिया बताएगा। मतलब कि हम लोग अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहें, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ट्री है, ठीक है, ये इस तरह का फॉलिएज होगा उसका, ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ से अगर इसका एरिया देखें, जो ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, अगर यहाँ से अगर कोई देख रहा है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है मान लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो क्या देखेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा लैंड का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जब आपका ये सारा जो फोलिएज है अगर इसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो आपको कितना एरिया दिखेगा, बस आपको बस इतना एरिया कवर करता हुआ दिखेगा, ठीक है, ओनली दिस एरिया। तो ये जो आपका एरिया है दिस इज आपका कवर, ओके, जो लार्ज एरिया आपको दिख रहा है, और ये क्या है, दिस इज बेसल एरिया। क्लियर है सभी को, बेसल एरिया एंड कवर। हेलो, यस सर। क्लियर है सभी को। एक सवाल और जो पूछा जाता है कि बेसल एरिया का जो हम लोग मेजर करेंगे वो कैसे मेजर करेंगे। प्लांट को तो आपका प्लांट को तो ऐसा नहीं होगा कि प्लांट को काट के हटा दे वहां से और उसको अलग जगह पे रख के देखे जमीन पे कि वो कितना एरिया आपका ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, या तो फिर प्लांट को वहां से उखाड़ नहीं देंगे, देखेंगे कितना एरिया, उसके बाद वहां पे डायमीटर उसका हम लोग नापेंगे कितना एरिया ये ऑक्युपाई कर रहा था, ठीक है। जो स्टडी की जाती है वो तो प्लांट वहां पे रहते हुए की जाती है ना, ठीक है। तो वो आपका किया जाता है, मान लीजिए आपको बेसल एरिया देखना है या तो फिर पहले मान लीजिए अगर कवर एरिया देखना है, ठीक है, तो कवर एरिया के लिए क्या किया जाता है, आपका 2 स्टिक ली जाती हैं दोनों साइड से, ठीक है, और स्टिक अगर 2 स्टिक नहीं है तो एक ही स्टिक लिया जाएगा और उसको क्या कराया जाएगा, उसको यहाँ से खड़ा किया करके इसको क्या कराया जाएगा, यहाँ से टच कराया जाएगा फोलिएज से, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक लिया जाएगा, दूसरा क्या किया जाएगा, दूसरा यहाँ से एक लिया जाएगा, ओके। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर जब आ गया तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। डायमीटर से एरिया कैसे निकलती है, बताइए। पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी स्क्वायर बाय 4, ओके, ये आपका निकल जाएगा एरिया। ये क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी कवर, ओके। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है बेसल एरिया, तो प्लांट को तो हटाएंगे नहीं, तो कैसे नापेंगे, क्या किया जाता है, आपका जो प्लांट का बेस है यहाँ ठीक है, इस बेस रीजन से आपका 2.5 सेंटीमीटर अबव, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर अबव क्या किया जाएगा, यहाँ से आपका सरकमफेरेंस आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। एक कोई जो मेजरिंग टेप होती है उससे आपका
इसका गिर्थ निकाल लिया जाएगा, आपका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और सरकमफेरेंस से हम लोग का आ जाएगा 2πr, यहाँ से r ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर आपका एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस याद रखना है, कितना डिस्टेंस से, ये आपका डिस्टेंस कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड। कई बार पूछा गया है, बीएचयू के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर, डीयू के भी पेपर में पूछा गया है ये, ठीक है, सेंटीमीटर अबव ग्राउंड, ठीक है। क्लियर है बेसल एरिया सभी को? हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसके बाद ये हमने देख लिया क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्या करना है हम लोग को, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स देखना है। क्या होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर, जो कि क्वालिटी पे होंगे, ठीक है, क्वालिटी बेस्ड। कौन कौन से आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो पूछा जाता है, सारे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इसमें फिजियोग्नोमी, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, फिनोलॉजी। थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड वन है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। फोर्थ है आपका एबंडेंस। एबंडेंस तो ये आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है ना, ये एबंडेंस यहाँ नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन के बाद यहाँ पे हो जाएगी सोशिएबिलिटी, ओके। उसके बाद है आपका वाइटेलिटी एंड विगर, और जो लास्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ फॉर्म्स, या तो फिर बोलिए ग्रोथ फॉर्म्स, ओके। तो ये सारे हैं आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर। सिर्फ यही नहीं है, और कई सारे हैं, ठीक है। मेजर जो आपका पढ़ा जाता है इन्हीं को पढ़ा जाता है, ठीक है। आपके लेवल में अभी इतना ही लिखना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजियोग्नोमी। आज बस इतने ही देखेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स तक ही देखेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो फिजियोग्नोमी क्या होती है, फिजियोग्नोमी ये होती है आपकी जनरल अपीयरेंस ऑफ द वेजिटेशन, जनरल appearance of the vegetation, okay, general appearance of the vegetation which is determined by the growth of dominant species, okay।
जो डोमिनेंट स्पीसीज आपका जो होगा, जो आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, वही आपका बताएगा कि कम्युनिटी का जनरल आपका अपीयरेंस कैसा है, देखने में वो कम्युनिटी कैसी दिखेगी। मान लीजिए अगर ट्रीज, अगर लार्ज साइज ऑफ ट्रीज अगर आपके ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो आपका कम्युनिटी किस जैसा दिखेगा, आपका फॉरेस्ट लाइक अपीयरेंस देगा। अगर आपके श्रब्स ज्यादा होंगे तो वो कैसा देगा, आपका ग्रासलैंड लाइक देगा। ओके, अगर आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर जेरोफाइट्स अगर आपके डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कैक्टस लाइक प्लांट्स अगर ज्यादा आपका डेवलप कर रहा है, तो आपका कैसा अपीयरेंस देगा, डेजर्ट लाइक देगा। ठीक है, तो जो आपका डोमिनेंट स्पीसीज आपका होगा, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी, वो आपका अपीयरेंस देती है। और ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फिजियोग्नोमी में। ओके, अगला जो कैरेक्टर है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टर, वो क्या है आपका, फिनोलॉजी। फिनोलॉजी ये क्या होती है, दिस इज कैलेंडर ऑफ इवेंट्स। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट। ओके, आपके कौन कौन से इवेंट कब हो रहे हैं आपके प्लांट में, वो जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फिनोलॉजी में। ठीक है, इसको दिखाने का जो तरीका होता है, इट कैन बी शोन बाय फिनोग्राम्स। ओके, फिनोग्राम से इसको हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, फिनोग्राम क्या होती है, दिस इज सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ठीक है, कैसा दिखेगा आपको फिनोग्राम, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जिसमें कि हर एक कॉर्नर जो है ये आपकी एक पार्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ दिखाती है। ठीक है, और ये क्या होगी एक सीक्वेंस में होगा। जैसे कि अगर इसको हम लोग फर्स्ट बोले तो ये क्या होगी, सेकेंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी। और ये क्या होगा, ये क्या है, साइक्लिक पैटर्न होता है। किसी भी अगर इंडिविजुअल में आप देखें तो उनमें जो एक्टिविटी मिलती है आपको, वो साइक्लिक इवेंट्स होती है। पहले वो जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योर होगा तो फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, फिर सेनेसेंस होगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, जो डेथ होने के बाद फिर से उसके जो फ्रूट्स बने हैं, सीड्स आए हैं, वो फिर से आपका ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फिर से रिप्रोडक्शन, फिर से सीड फॉर्मेशन, फिर आपका सेनेसेंस एंड डेथ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका साइक्लिक इवेंट चल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, अगर वन को जर्मिनेशन से, अगर एक प्लांट स्पीसीज को लें या तो फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को लें, तो फर्स्ट आपका क्या बता रहा है, जर्मिनेशन बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है आपका, दूसरा आपका बता रहा है वेजिटेटिव ग्रोथ। ओके, थर्ड वन क्या बता रहा है, थर्ड वन बता रहा है आपका फ्लावरिंग कब हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। फोर्थ आपका क्या बता रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, फिफ्थ क्या बता रहा है, फिफ्थ बता रहा है आपका सीड फॉर्मेशन। ओके, एंड सिक्स्थ क्या बता रहा है, दिस सिक्स्थ फाइनली डेथ एंड सेनेसेंस। ओके, ठीक है, ये क्या होती हैं, दीज आर डिफरेंट फेजेज ऑफ प्लांट्स। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइटोफेजेज। और इन्हीं फाइटोफेजेज को हम लोग रिप्रेजेंट किस में करते हैं, फिनोग्राम में। ओके, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें एक साइप्रस की। ठीक है, साइप्रस कौन सी फैमिली का मेंबर है, साइप्रेसी। साइप्रेसी। किस टाइप की प्लांट है ये, मोनोकोट्स या डाइकोट्स, मोनोकॉट। मोनोकोट। ओके, तो साइप्रस का अगर हम लोग देख लें तो क्या होगा, अगर हम लोग स्पेसिफिक सीजन वाइज जाएं, अगर मंथ वाइज जाएं,
तो आपका अगर मान लीजिए ये मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च है, तो मार्च के टाइम इनमें क्या होती है, मार्च के टाइम इनमें होती है आपकी, देखने को मिलेगा इन प्लांट्स में आपको 6th स्टेज डेथ, ठीक है। यही अगर हम लोग जाएं जुलाई के मंथ में, जुलाई के मंथ में जाएं तो आपको इन प्लांट्स में आपको 2 फेजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला तो दिखेगा आपको जर्मिनेशन और दूसरा दिखेगा वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अगस्त में जाएं तो अगस्त में आपको 3 फेजेस दिखेंगे इनमें। कौन कौन सी? सबसे पहला दिखेगा आपको वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरा आपका फ्लावरिंग और तीसरा आपका दिखेगा फ्रूट फॉर्मेशन, ओके। फिर अगर सितंबर में हम लोग देखें तो सितंबर में आपको दिखेगा फिर से 3 यही आपके स्टेजेस दिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में या तो फिर आपके सीजन में इनका जो लाइफ स्टेजेस है, फाइटोफेजेस है, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फिनोग्राम से, ओके। अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर में क्या होगा आपका? अक्टूबर में आपका होगा सीड फॉर्मेशन और कुछ प्लांट इस सीजन में डाई भी कर जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा दिसंबर, दिसंबर में फिर आपको दिखेगी डेथ दिखेगी प्लांट की, ठीक है। तो इस तरह से पूरे प्लांट के लाइफ साइकिल को, उसके पूरे लाइफ साइकिल को क्योंकि ये एनुअल प्लांट है, ठीक है, तो विद इन दी डिफरेंट सीजन हम लोग बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन से मंथ में आपका कौन सा फेज चल रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? फिनोलॉजी याद रखना है किससे रिप्रेजेंट होता है? फिनोग्राम से होता है। डिफरेंट फाइटोफेजेज होते हैं, कौन से सीजन में आपका किस तरह दिखता है आपका। अगर ये दिखा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दिखा रहा है तो क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या होता है? जर्मिनेशन वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अगला है आपका एबंडेंस। अच्छा, एबंडेंस तो हो चुका है, एबंडेंस। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए एबंडेंस में क्या है, वहां पे जो हम लोगों ने लिखा था उसके बेसिस पे वहां पे हम लोगों ने देखा था क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव देखा जाए, अगर देख के सिर्फ बताना हो क्वालिटी के बेसिस पे, तो एबंडेंस में हम लोग बता सकते हैं या तो स्पीसीज वेरी रेयर होगी, ठीक है, या तो फिर रेयर होगी, और क्या हो सकता है, कॉमन स्पीसीज हो सकती हैं वो। अगर सभी सैम्पलिंग यूनिट्स में मिल रहा है तो कॉमन हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट हो सकती हैं और ज़्यादा अगर आपको मिले तो। उसके बाद वेरी मच फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबंडेंस हम लोग ये बताते हैं, ये क्या है आपके क्वालिटेटिव है, ओके। तो इन क्लासेस में ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका, नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका सोशिएबिलिटी। क्या होती है सोशिएबिलिटी? सोशिएबिलिटी ये आपको टर्म क्या बता रहा है कि कितना ज्यादा वो सोशल है दूसरों के साथ, कितना ये घुला मिला है, ओके। इट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिफरेंट स्पीसीज, ओके। क्या है ये? डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्पीसीज, ओके। और क्या बोल सकते हैं? एसोसिएशन के अलावा और क्या बोल सकते हैं? प्रॉक्सिमिटी, ओके। किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में आपको प्रॉक्सिमिटी भी दिया हो सकता है वर्ड, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, कितना रिलेटेड है उससे, ओके। प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लांट टू वन अनदर, ओके। जस्ट मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए।
क्विज आपका 8 बजे से करवाना था ना, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. Okay, sir. okay okay, we will see from here in the next class, okay.